हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एनसीईआरटी का कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन का जो बचा हुआ है वो डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब एग्जैक्टली वी हैव टू शो दैट दिस फंक्शन इज वन वन प्रूफ करने के लिए ऑलरेडी हम लोग प्रोसेस देख चुके हैं कि वी विल सेलेक्ट टू एलिमेंट x1 एंड x2 इन दियर डोमेन आर सच दैट दियर इमेज इज आइडेंटिकल एंड देन सो दैट x1 इज इक्वल टू x2। लेकिन हम यहाँ पे एक अनदर मेथड बताने जा रहे हैं और वो मेथड ग्राफ के हेल्प से होगा। तो समझते हैं ग्राफ के हेल्प से हम किसी फंक्शन को एग्जैक्टली इंजेक्टिव कैसे करते हैं। तो ग्राफ के हेल्प से फंक्शन को इंजेक्टिव करने के लिए सबसे पहले दिए गए फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना होगा। तो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। No. This is x axis and y axis. X dash, y dash. Now the graph of x cube is this one. ये ऑलरेडी 11th में सब लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हो तो रेफरेंस लेकर के देख सकते हो। तो ये x क्यू इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ हुआ। अब इस फंक्शन को वन प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके चेक करेंगे कि क्या कोई भी ऐसा लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं जो गिवन ग्राफ को मोर देन वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दे। तो हम क्या देखते हैं, ये सिंगल पॉइंट सिंगल पॉइंट सिंगल पॉइंट सिंगल पॉइंट सिंगल पॉइंट सिंगल पॉइंट एंड अगेन सिंगल पॉइंट। तो ये हम क्या देख रहे हैं, इस गिवन ग्राफ को ऐसा कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है जो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो अगर दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करता तो इससे हम क्या समझते हैं वन वन के बारे में, इसको थोड़ा एलेबोरेट करते हैं। सपोज इन सारे पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट डिफरेंट है। दिस इज x1 x2 x3 एंड दिस इज x4 x5 ना। अब इन सारे पॉइंट्स का जो हम यहां पे शो किए हैं राउंड करके, उन सारे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है, क्योंकि x एक्सिस से इन सारे पॉइंट का हाइट डिफरेंट है तो y कोऑर्डिनेट भी डिफरेंट होगा। इट मींस इसके लिए हम लिख दें जस्ट y2 y3 y4, दिस इज y1 एंड y5 एंड सो ऑन। तो इसके लिए हम क्या देख रहे हैं कि अलग अलग x के वैल्यू के लिए y का भी वैल्यू डिफरेंट है। तो अब अगर सपोज कोई ऐसा लाइन किसी फंक्शन में मिल जाए जो ग्राफ को मोर देन वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाए, तो क्या वो फंक्शन इंजेक्टिव होगा या नहीं, तो उसको हम ग्राफ से समझते हैं। सपोज एक और रैंडम हम ग्राफ लेते हैं। वो रैंडम ग्राफ कुछ इस तरह का है सपोज ना। अब इस ग्राफ में अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ग्राफ को टू पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो अब इन दोनों पॉइंट का एग्जैक्टली एक्स कोऑर्डिनेट कंसीडर करते हैं। दिस इज सपोज x1 एंड दिस इज x2। लेकिन इन दोनों पॉइंट का एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो सेम है और सपोज हम y कंसीडर करते हैं। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x1, y और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x2, y। तो इस गिवन ग्राफ के लिए दो ऐसे x1 और x2 वैल्यू मिल गए जिसके लिए करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू सेम है। इट मींस जब दो x के लिए y का वैल्यू सेम हो जाए तो वो फंक्शन मेन इवन होता है। तो इसका मतलब ग्राफ के हेल्प से किसी भी फंक्शन को अगर वन वन करना हो तो हम क्या करेंगे, गिवन फंक्शन का पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे और ये चेक करेंगे कि क्या कोई भी ऐसा लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं जो उस ग्राफ को मोर देन वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाए। अगर वो मोर देन वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाए जैसा कि इस केस में दिख रहा है, तो वो ग्राफ कभी भी इंजेक्टिव फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। और अगर एक पॉइंट पे करे जैसा कि गिवन क्वेश्चन के लिए है, एक्स क्यू के लिए है, तो ये फंक्शन इंजेक्टिव होगा। तो ग्राफिकल मेथड था किसी भी फंक्शन को इंजेक्टिव प्रूफ करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गिव एग्जांपल ऑफ टू फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल टू इंटीजर एंड g डिफाइंड फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर such that GOF is injective, it means 1 1 but G is not injective। सिंपल लैंग्वेज में समझे, दो फंक्शन है f एंड g जो हमको डिफाइन करना है और ऐसे डिफाइन करना है कि उन दोनों का कंपोजिट GOF 1 1 हो
लेकिन g 1 1 ना हो। और ये बता दें यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, तो हम एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए हम एरो डायग्राम से एग्जाम्पल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो पहले फंक्शन f जो है वो नेचुरल नंबर टू z डिफाइन है। तो सपोज दिस इज नेचुरल नंबर, दिस इज z एंड दिस इज अगेन z। तो अब इस केस में f फंक्शन नेचुरल टू z डिफाइन है और g फंक्शन z टू z डिफाइन है। अब ये नेचुरल है तो इसमें समझते हैं नेचुरल इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 और ये इंफिनिटी तक जा सकता है, जस्ट हम 6 तक लिख रहे हैं। फिर इसमें इंटीजर्स हैं तो इंटीजर कंप्लीट नंबर मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, इट मीन्स 0 exactly 1 2 3 4 and up to infinity, and in negative sense -1 -2 -3 -4 -5 up to -infinity. Now again z, so that is again 0 1 2 3 4 5 up to infinity, and this is -1 -2 -3 -4 up to -infinity. Now अब समझते हैं f एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो गॉफ को इंजेक्टिव बनाए रखे और g को इंजेक्टिव नहीं है। तो सबसे पहले हम f डिफाइन करते हैं। f में हम ले लेते हैं कि 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है और 4 4 से रिलेटेड है। तो इस तरह से ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू x है। f में कोई कंडीशन नहीं कि f क्या होना चाहिए, जस्ट f ऐसा होना चाहिए जो गॉफ को इंजेक्टिव बनाए रखे। तो पहले हम दोनों को सेलेक्ट करते हैं। अब g को इंजेक्टिव नहीं होना चाहिए, मतलब डिफिनेट है, g को मेनी वन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो g को मेनी वन सेलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम यहां से 0 को 0 से रिलेटेड दिखा देते हैं, फिर 1 को 1 से रिलेटेड दिखाते हैं और -1 को भी 1 से रिलेटेड दिखाते हैं, फिर उसके बाद 2 को 4 से रिलेटेड दिखाते हैं और फिर यहां -2 को भी 4 से रिलेटेड दिखाते हैं। इसका मतलब अगर 1 और -1 एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है इसमें, और वो क्या है, 1 और -1 का स्क्वायर 1 होता है, उसी तरह 2 - 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो ये जो फंक्शन हम ले रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले रहे हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर g है जो कि मेनी वन है, इट मीन्स इंजेक्टिव नहीं है। तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है, लेकिन ये जानना होगा कि एग्जैक्टली गॉफ 1 1 है या नहीं है। तो गॉफ जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, गॉफ इज अ फंक्शन दैट इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल टू z। तो इसको 1 1 चेक करने के लिए देखना है कि इसके सारे एलिमेंट का इसमें डिफरेंट इमेज होना चाहिए, मीनिंग कि इसका कोई भी दो एलिमेंट का इसमें सेम इमेज नहीं हो सकता, जस्ट क्योंकि गॉफ इंजेक्टिव है। तो देखते हैं, इसका 1 एग्जैक्टली इसके 1 से रिलेटेड है, इसका 2 4 से रिलेटेड है, इसका 3 9 पे जाएगा, इसका 4 16 पे जाएगा क्योंकि यहां से स्क्वायर की तरफ जाता है, इसका 5 यहां 5 की तरफ जाएगा और यहां 25 जाएगा। मतलब हम यह समझ सकते हैं कि जो फर्स्ट सेट का इट मीन्स नेचुरल नंबर का जो भी एलिमेंट है वो इस जेड के स्क्वायर से एसोसिएटेड है, और किसी भी दो नेचुरल नंबर का स्क्वायर इसमें सेम नहीं हो सकता। इसका मतलब कि गॉफ जो है वो इंजेक्टिव है लेकिन जी इंजेक्टिव नहीं है। तो ये था हमारा 2 एग्जांपल एफ और जी जो गॉफ को इंजेक्टिव कर देता है और जी इंजेक्टिव नहीं होता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। गिव एग्जांपल ऑफ अगेन टू फंक्शन f from zn to n and g from n to n such that now gof is onto but f is not onto। लास्ट एग्जांपल जो देखे थे उसी का जस्ट डिफरेंट केस समझ लो कि f और g ऐसे दो फंक्शन के एग्जांपल देने हैं और वो भी गिवन सेट पे मतलब नेचुरल नंबर पे, सच दैट गॉफ इज ऑन टू बट एफ इज नॉट ऑन टू। तो जैसे हम लोग एरो डायग्राम के हेल्प से एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करना सीखे थे, हम अगेन एरो डायग्राम के ही हेल्प से फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। है ना, this is natural, this is again natural, this is again natural. Now we have to construct a function f from n to n and g is also from n to n. Now we have to construct f such that f is not onto. So now first mention the natural number 1 2 3 4 5 6 up to infinity, and this is again 1 2 3 4
5 6 up to infinity, and this is 1 2 3 4 5 6 7 up to infinity ना। अब इस केस में एग्जैक्टली f ऑनटू नहीं होना चाहिए। तो ऑनटू नहीं होने का मीनिंग क्या है f का, कि इसमें कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका कोई भी प्री इमेज इस सेट में एग्जिस्ट ना करे। तो इसके लिए हम जस्ट फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं। 1 2 से रिलेटेड है, यहां 2 3 से रिलेटेड है, 3 4 से, 4 5 से। तो हम ये क्या देख रहे हैं, इसका हर एक एलिमेंट इस सेट के 1 ग्रेटर से रिलेटेड है। इट मीन्स 1 2 से, 2 3 से, 3 4 से, 4 5 से। इट मीन्स ये 1 इसके किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि यहां पे जो हम f फंक्शन बनाए हैं वो f ऑनटू फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहां पे 1 का कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब बात करते हैं ये फंक्शन है क्या। तो फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, क्योंकि देखते हैं y इट मीन्स जो सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट से 1 ग्रेटर है। तो जो f फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, नेचुरल टू नेचुरल, वो एक ऑनटू फंक्शन नहीं है। अब g एक ऐसा फंक्शन हमको कंस्ट्रक्ट करना है जो एग्जैक्टली गॉफ को ऑनटू मेंटेन रखता हो। तो g हम जो फंक्शन ले रहे हैं वो देखते हैं वो कैसा लेते हैं। तो हम 1 को 1 से रिलेटेड दिखा देते हैं, फिर एग्जैक्टली इस 2 को हम रिलेटेड दिखाते हैं 1 से, फिर 3 को 2 से, 4 को 3 से, 5 को 4 से। ये कैसे पॉसिबल है। तो ये जो हम g फंक्शन लिख रहे हैं, जस्ट g इज इक्वल टू व्हाट, तो दैट इज इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 1, मतलब y इज इक्वल टू 1 होगा जब x इक्वल टू 1 होगा, मतलब 1 1 से रिलेटेड है। और जब x ग्रेटर देन 1 होगा तो y इज इक्वल टू x माइनस 1 होगा। तो ग्रेटर देन 1 मतलब 2 है, तो जब x का वैल्यू 1 से बड़ा है उस केस में y का वैल्यू 2 माइनस 1 1 से रिलेटेड है, मतलब 1 1 से रिलेटेड है इस कंडीशन से, और 2 भी 1 से रिलेटेड है इस कंडीशन से, और 1 से ग्रेटर कोई भी नेचुरल नंबर एग्जैक्टली इसी रिलेशन से हम एरो डायग्राम फुलफिल करेंगे। तो 3 2 से रिलेटेड होगा, 3 माइनस 1, 4 3 से, 5 4 से। तो चलो ये जो फंक्शन मिला जी, ये तो मिल गया, लेकिन एग्जैक्टली ये बताना जरूरी है क्या गॉफ ऑनटू फंक्शन है। तो चेक करते हैं। तो गॉफ को ऑनटू चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि इसका हर एलिमेंट का, क्योंकि गॉफ जो फंक्शन है वो ये होता है, तो इसके हर एक एलिमेंट का एक प्री इमेज इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। तो देखते हैं 1 यहां 1 से आता है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से, 4 4 से, इस तरह से 5, हर एक एलिमेंट यहां से रिलेटेड होता चला जाएगा। तो बोल सकते हैं कि हर एक एलिमेंट जो इस सेट में प्रेजेंट है उसका प्री इमेज इस फर्स्ट सेट में प्रेजेंट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये फंक्शन, इट मींस गॉफ फंक्शन, एक ऑनटू फंक्शन है। तो इस तरह से हम लोग के पास दो फंक्शन का एग्जांपल मिल गया, f इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड g इज इक्वल टू दैट इज 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1 एंड x माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, जो गॉफ को ऑनटू बनाए रखता है और f को ऑनटू होना नेसेसरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन which is defined on this set to itself. To itself it means अगर हम इसको a नाम रखें तो ऐसे कितने फंक्शन बनाए जा सकते हैं जो a to a हो और वो on to होगा। तो इस केस में सपोज हम दोनों को ड्रॉ कर ले, एरो डायग्राम से समझेंगे। a इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड लास्ट एलिमेंट n। इसमें भी सेम रखेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट एलिमेंट n। तो अब समझते हैं ऐसे कितने फंक्शन हैं जो a टू a डिफाइन किए जा सकते हैं और ऑन टू है। तो सोचो इसमें भी n एलिमेंट है और इसमें भी n एलिमेंट है। तो ऑन टू होने का मतलब है कि इसका हर एक एलिमेंट का एक प्री इमेज इसमें होना चाहिए ऑन टू होने के लिए। और अगर ये फंक्शन पूछा जा रहा है तो डेफिनेट है इसकी हर एक एलिमेंट का इमेज इसमें होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन होने के लिए नेसेसरी है कि फर्स्ट सेट का सारे एलिमेंट का इमेज इसमें एग्जिस्ट करता हो।
और इसमें भी सेम एलिमेंट है, इसमें भी सेम एलिमेंट है, और ऑन टू होने के लिए इन सब का प्रीमेस इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये फंक्शन 1 1 भी होगा। सोचो अगर 1 1 नहीं होता, अगर सोचो 1 1 नहीं होता, तो 1 1 नहीं होता इसका मतलब दो एलिमेंट यहां एक से रिलेटेड हो जाते। तो जब दो एलिमेंट यहां एक से रिलेटेड हो जाते हैं तो डेफिनेट है यहां पे कोई एक एलिमेंट बच जाता जिसका कोई प्री इमेज इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो ऑन टू नहीं होता। मतलब अगर दोनों में सेम एलिमेंट है तो ऑन टू फंक्शन पूछा जा रहा है, और अगर वो ऑन टू होगा तो 1 1 भी नेसेसरी होगा। तो अब अगर हमको फाइंड करना है ऑन टू फंक्शन का नंबर, तो आखिर हम नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो अगर हम इस 1 के प्री इमेज की बात करें तो इन पॉसिबिलिटीज में से इस 1 का कोई भी प्री इमेज हो सकता है, तो वो इन पॉसिबिलिटीज है। उसी तरह इस इन एलिमेंट्स में से कोई एक नंबर, कोई एक एलिमेंट इस 1 का प्री इमेज हो गया। तो अगर हम 2 के पॉसिबिलिटी की बात करें तो वो 2 इसके कितने एलिमेंट से रिलेटेड हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटीज कितनी है, तो n-1 पॉसिबिलिटीज। उसी तरह इस 3 के लिए अब पॉसिबिलिटीज n-2 बच जाएगा, इस 4 के लिए पॉसिबिलिटीज n-3 बच जाएगा, और जो लास्ट के लिए पॉसिबिलिटी 1 बच जाएगा। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, total number of onto function is equal to just n into n-1 into n-2 up to 1, and this is equal to n factorial। तो यहां से एक और कॉन्सेप्ट समझो कि अगर मान लो कोई सेट है जिसमें 5 एलिमेंट है और वो सेट A है, तो A टू में कितने ऑन टू फंक्शन डिफाइन किए जा सकते हैं, तो सिंपल, जैसे यहां n एलिमेंट्स हैं तो n फैक्टोरियल, और अगर 5 एलिमेंट होंगे तो 5 फैक्टोरियल होगा। तो अगर किसी भी सेट से इटसेल्फ पे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन पूछा जाए तो उस फंक्शन में जितने भी एलिमेंट, सॉरी सेट में जितने भी एलिमेंट है उतना ही फैक्टोरियल एग्जैक्टली नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन होगा। तो एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग एनसीईआरटी का। f is a function defined from R to R such that f of x is a signum function। it means signum function पे एक्सप्लेन करके लिखा गया है y is equal to 1 if x is greater than 0। it means x का वैल्यू 0 से बड़ा कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो y का वैल्यू 1 होगा, अगर x 0 रखेंगे y का वैल्यू 0 होगा, x लेस देन 0 कोई भी रियल नंबर रखेंगे 0 से छोटा इट मीन्स नेगेटिव, तो y का वैल्यू -1 होगा। और g जो फंक्शन है वो स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x, जो ऑलरेडी सब लोग जानते हो, दिस रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो अब इस केस में क्वेश्चन क्या है कि इन दोनों का जब हम कंपोजिट फंक्शन फॉग एंड गॉफ कैलकुलेट करते हैं तो फॉग एंड गॉफ x के किस वैल्यू के लिए, तो x बिलोंग्स टू 0 to 1। इट मीन्स इसको अगर हम समझें x इज अ रियल नंबर दैट इज ग्रेटर देन 0 लेस देन और इक्वल टू 1। तो इस इंटरवल में अगर हम फॉग और गॉफ फाइंड करते हैं तो क्या वो दोनों कॉन्साइड करता है या नहीं, तो कॉन्साइड करने का मतलब उन दोनों का वैल्यू इक्वल आता है या नहीं आता। तो 1 by 1 पहले गॉफ और फॉग 0 to 1 के लिए फाइंड करेंगे और देखते हैं कि दोनों का वैल्यू सेम आता है कि नहीं। तो सबसे पहले फॉग के लिए, तो फॉग ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ gx। अब एग्जैक्टली g ऑफ x का वैल्यू क्या है, तो सिंपल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, तो हम क्या लिखते हैं f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब एग्जैक्टली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और x यहां पे क्या है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। तो अब इस केस में ये ऑब्जर्व करो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 0 to 1 में दो अलग अलग वैल्यू होता है, दो अलग अलग वैल्यू। इट मींस अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 होगा, 1 इज नॉट इंक्लूडेड, उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 0 होता है। लेकिन अगर x का वैल्यू 1 रख दें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 1 हो जाता है। इस केस में हम इसका दो वैल्यू लिखेंगे, f of 0 when x is greater than 0 and less than 1 and f of 1 if x is equal to 1। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन का वैल्यू इसके लिए 0 होता है और x इक्वल टू 1 के लिए 1 होता है। अब f of 0 एंड f of 1, तो f of 0 के लिए देखो फंक्शन f of x, तो 0 के लिए, सॉरी 0 के लिए y 0 है, तो इट मीन्स ये क्या आएगा 0 के लिए 0, और फिर उसके बाद f of 1 मतलब 1 क्या है 0 से बड़ा है, तो f of 1 1 होगा, मीन्स x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 के लिए फॉग का वैल्यू 0 और x इक्वल टू 1 के लिए फॉग का वैल्यू
1 हो गया। तो इस तरह से हमको फॉग ऑफ एक्स का वैल्यू मिल गया। अब देखते हैं कि गॉफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होता है। नाउ गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो अब यहां से जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो अब x क्या बिलोंग कर रहा है, तो x बिलोंग्स टू, इट मीन्स जस्ट x इज ए नंबर ग्रेटर देन 0 लेस देन और इक्वल टू 1। तो अब ये सोचो x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन और इक्वल टू 1, एफ ऑफ एक्स उसके लिए क्या होगा, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू x ग्रेटर देन 0 सारे नंबर के लिए 1 होता है जो दिख रहा है। इसका मतलब ये कंप्लीट जो इंटरवल है वो इसी में इंक्लूडेड है। तो y का वैल्यू क्या होगा, इट मीन्स एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा 1, इट मीन्स हम लिखेंगे g ऑफ 1, और g ऑफ 1 यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1, दिस इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है गॉफ ऑफ x का वैल्यू 0 to 1 के लिए ऑलवेज 1 रहेगा, लेकिन फॉग ऑफ x का वैल्यू 1 केवल एक वैल्यू के लिए x इज इक्वल टू 1 के लिए होगा, और बाकी इट मीन्स x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 के लिए 0 रहेगा। तो पूछा जा रहा था कि फॉग एंड गॉफ कॉन्साइड करेगा कि नहीं। कॉन्साइड करने का मतलब है कि दोनों सेम आना चाहिए था, ऑलवेज सेम आना चाहिए था पूरे इंटरवल में। तो यहां पे ऑलवेज सेम नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं गॉफ एंड फॉग डज नॉट कॉन्साइड विथ ईच अदर। तो इस तरह से सब लोगों का यहां से रिलेशन फंक्शन चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद सब लोग अगेन पूरा मिसलेनियस बना लेने के बाद और अच्छे से समझ लेने के बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आगे नहीं बढ़ जाओगे। एक डेफिनेट क्या काम करना है तुम लोग को, वन वन फंक्शन ऑन टू फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शन का रिलेशन जानना है कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, और होता है उसके लिए ऑलरेडी वन वन ऑन टू होना जरूरी है, क्योंकि इसी का हम यूज करने वाले हैं जब नेक्स्ट चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ।